हेलो एंड वेलकम टू द मनी नाइन। ये है मनी नाइन के प्राइम मेंबर्स के लिए खास शो मनी नाइन स्टॉक्स हेल्पलाइन। इस शो को खास हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं, मनी नाइन के जो प्राइम मेंबर्स हैं, उनके लिए डिजाइन किया गया है। उनके हम सवालों को यहाँ पर प्राथमिकता से लेते हैं और कोशिश हमारी ये रहती है कि जो भी मनी नाइन के जितने प्राइम मेंबर्स हैं, उनकी जो भी क्वेरीज हैं मार्केट से रिलेटेड हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्वेरीज को दूर किया जा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसके आंसर दिए जा सकें। और इसके लिए हम हर बार खास मेहमान को लेकर आते हैं और आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ राय सर। सिद्धार्थ राय सर सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में। सिद्धार्थ सर, वेलकम टू मनी नाइन। गुड आफ्टरनून सिमरन जी। मुझे थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। जी सर, आपसे मनी नाइन के प्लेटफॉर्म पर पहली बार इंटरेक्शन हो रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी लगातार हमारी ये जो बातचीत है वो ज़रूर होती रहेगी, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो भी इनकी क्वेरीज हैं, जो भी उनकी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी वो सोल्यूशन चाहते हैं अपने इस शेयर मार्केट को लेकर, हम उस पर आपसे लगातार बातचीत करते रहें। जी तो बिल्कुल। सर, पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि मार्केट को, शेयर मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? पिछले अगर कुछ हम सेशंस की बात करें, ट्रेडिंग सेशंस की, तो 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट रही। हालाँकि फ्राइडे को बाज़ार जो है पॉजिटिविटी के साथ हरे निशान पर जो है उसकी क्लोजिंग हुई है। तो सर, मार्केट को किस तरीके से देखते हैं? हम जो ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहे थे पहले कि ट्रम्प टैरिफ लागू होगा, वो लागू हो चुका है, उसको 1 महीने से ऊपर हो चुका है। जीएसटी रिफ़ॉर्म, जो सबसे बड़ा यहाँ पर एक ट्रिगर मार्केट के लिए माना जा रहा था, वो भी 22 सितंबर से लागू हो चुका है और उसका एक नतीजा फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। कंजम्पशन बूस्ट का जो सरकार का एक मोटिव था, वो भी यहाँ पर सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सर, पहले एक ओवरऑल टेक आपका चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने जीएसटी रिफ़ॉर्म किया है और मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल सिमरन जी, देखिए सिमरन जी, ये बाजार का जो ट्रेंड है पिछले 2 सेशंस में स्पेसिफिकली, इसका बहुत बड़ा फर्क पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर में पड़ा है। जो भी हमने टैरिफ से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड या ग्लोबल अपडेट्स हम काफ़ी जल्दी-जल्दी पिछले कुछ दिनों में आते हुए देख रहे थे, उन सभी को जब बाजार ने डिस्काउंट किया, तो उसके अंदर जीएसटी के इम्पैक्ट से ज़्यादा ये जो टैरिफ्स के इम्पैक्ट थे, उनका डिस्काउंटिंग हमें होता हुआ दिखा, जिसकी वजह से 7-8 सेशंस लगातार बाजार में गिरावट थी। पिछले 2 सेशंस में क्या हुआ, वेंसडे को एक टर्न अराउंड का अटेम्प्ट था, फुल फ्लेज टर्न अराउंड हम नहीं कह सकते उसे, बट फ्राइडे को बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की तरह हमें देखना चाहिए सिमरन जी। देखिए, जो एक टर्न अराउंड का अटेम्प्ट वेंसडे को हुआ, उसके बाद फ्राइडे को एक बहुत अहम था कि निफ्टी 24,800 के ऊपर सस्टेन कर जाए, ताकि वो मोमेंटम आगे कैरी हो सके। इनिशियली हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखी, थोड़ी नेगेटिव ओपनिंग देखी और वहां से बाजार ने रिकवर किया, बाउंस करते करते ग्रेजुअली उस नेगेटिव से हम पॉजिटिव में आए और इवेंचुअली डे हाई के आसपास में हम बंद हुए। तो मैं वेंसडे से ज्यादा बड़ा सिग्नल फ्राइडे के सेशन को मानता हूँ और यहाँ से मुझे लगता है कि मोमेंटम अब बुलिश हो जाना चाहिए, पॉजिटिव हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इस वीकली एक्सपायरी की भी अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि निफ्टी हमें पहले ये जो बड़े लेवल्स हैं 25,000 25,100 यहाँ तक जाने की कोशिश तो हमें इस वीकली एक्सपायरी में भी करता हुआ दिख जाना चाहिए। तो पिछले 2 सेशन जो थे, इनफैक्ट स्पेसिफिकली जो कल का सेशन था फ्राइडे का, उसका बहुत अहम लेवल इस चीज में अहम रोल था इस ट्रेंड को रिवर्स करने में। ओके, तो सर, अब क्योंकि दिवाली सीजन चल रहा है, अगर हम जो कैट के अगर हम डेटा देखें, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैं, इनका ये कहना है कि इस बार दिवाली के सीजन के अंदर ही करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने का इनका एक अनुमान इन्होंने जताया है। तो सर, ये जो 5 लाख करोड़ का बिजनेस होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्या इससे बाजार को एक बड़ा ट्रिगर मिलने वाला है? और दूसरा कि इंडिया यूएस डील अभी तक नहीं हुई है, कहा जा रहा है कि अगर ये डील होती है तो ये भी बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकती है। तो सर, इन दोनों इवेंट्स को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई अगर ये दोनों सच होते हैं, अगर इंडिया यूएस डील हो जाती है और बिजनेस जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है 5 लाख करोड़ का होना है दिवाली सीजन में, अगर ये भी होता है, तो क्या हम यहाँ पर निफ्टी को नया हाई बनाते हुए देख सकते हैं? जी बिल्कुल सिमरन जी, देखिए बाजार 2 तरह के बाजार के नेचर्स होते हैं। पिछले कुछ समय में हम देख रहे थे कि अच्छी न्यूज़ पर भी बाजार इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। जीएसटी का एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, बट एक बहुत शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट उसका हमने होता हुआ देखा
और ज्यादा बड़े इंपैक्ट्स हमें नेगेटिव न्यूज के ऊपर आते हुए दिख रहे थे। इसी वजह से बाजार लगातार कोई भी जो बाउंस बैक होता था या जंप होता था उसको सस्टेन नहीं कर पाता था, फिर से गिरने लग जाता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज में एक बड़ा चेंज होने देखने को मिलना चाहिए। जैसे कि आप बता रहे हैं, जो भी पॉजिटिव ट्रिगर्स बाजार को मिलेंगे उसके ऊपर हमें ज्यादा रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। जो भी आपने ट्रेड से रिलेटेड या इंडिया यूएस ट्रेड डील से रिलेटेड बातें की, अगर ये हमें अपडेट्स आते हुए दिखते हैं आने वाले दिनों में, तो उसके ऊपर हमें डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आता हुआ दिखेगा। अगर हम पिछले 15 दिन पहले अगर इस तरह की कोई न्यूज आती तो हो सकता है कि बाजार इतना बड़ा रिएक्शन ना देता, बट यहां से अब हमें नेगेटिव न्यूज के ऊपर कम और पॉजिटिव न्यूज के ऊपर ज्यादा अच्छे रिएक्शन आते हुए दिखेंगे। ओके, तो सर अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें, अगर मैं एक सेक्टर देखूं, ऑटो सेक्टर ही अगर हम देख लें यहाँ पर सर, तो ऑटो सेक्टर को जब से पीएम ने अनाउंसमेंट किया जीएसटी रिफॉर्म का, उसके बाद से ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम 22 सितंबर से देखें, गाड़ियों के सेल्स के नंबर भी, मारुति ने रिकॉर्ड कारें पहले दिन ही बेच दी, hyundai ने भी रिकॉर्ड गाड़ियां सेल की 11,000 सिंगल डे में, मारुति ने 30,000 सिंगल डे में सेल की। तो ऑटो सेक्टर तो यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो क्या इन्वेस्टर्स को अभी इस वक्त ऑटो सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, और अगर ऑटो सेक्टर नहीं तो किन सेक्टर पर अभी फोकस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऑटोज के अंदर जो हमने पिछले कुछ दिनों में मूव्स बनते हुए देखे हैं, यहाँ अब हम इस पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं कि बाजार सेलेक्टिव हो गया है कि अब हम जी। बिना देखे किसी भी ऑटो स्टॉक को नहीं उठा सकते, बट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बची हुई हैं ऑटो स्पेस के अंदर जहां बहुत बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, टाटा मोटर्स के अंदर हमें अभी कोई बहुत ज्यादा अच्छा मूव बनते हुए नहीं देखा है, बट पिछले कुछ दिनों में कुछ एक पॉजिटिव ट्रिगर्स प्लस अच्छे ब्रेकआउट्स के कॉम्बिनेशन के साथ यहां से टाटा मोटर्स को बाय किया जा सकता है। हीरो मोटो एक ऐसा स्टॉक है जो हमने एक अच्छे मूव के बाद पिछले 15-20 सेशन से अगर हम ध्यान दें तो वो कंसोलिडेशन के अंदर चला गया काउंटर। हमने कल उसे बाहर आते हुए देखा, तो वहां पर भी एक फ्रेश मोमेंटम बन सकता है। तो सेलेक्टिव तरीके से टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, इस तरह के स्टॉक्स को बाय किया जा सकता है। डेफिनेटली सेलेक्ट, पहले जो हम ऑटोज के अंदर वन वे रैली देख रहे थे, यहां से वो सेलेक्टिव रैली के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। बट डेफिनेटली ऑटोज के अंदर बुलिश पोजीशन इस समय सिमरन जी बनाई जा सकती है। ओके, और अगर सर ऑटो के अलावा कोई और सेक्टर में अगर कोई जाना चाहे, तो वो कौन सा सेक्टर हो सकता है? क्या आपकी कोई एडवाइस रहेगी किसी और सेक्टर के लिए? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा-सा कॉन्ट्रेरियन भी हम इसे कह सकते हैं और थोड़ा-सा अलग-सा व्यू हो सकता है, बट फार्मा स्पेस मुझे ऐसा लगता है सिमरन जी कि यहाँ से हमें एक बड़ा मूव दिखा सकता है। जो बड़े टैरिफ से रिलेटेड जो कंसर्न्स फार्मा के थे, अब वो हमारे पीछे हैं क्योंकि एक क्लैरिटी हमें आ गई है कि क्या टैरिफ्स फार्मा के ऊपर लगने वाले हैं और जो भी। बट एक चीज़ और अगर हम ध्यान से देखें तो इतना बड़ा रिएक्शन भी हमने फार्मा के अंदर आता हुआ नहीं देखा, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से टैरिफ्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, बट यहाँ पर फार्मा स्पेस के जो स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर एक लीडरशिप देखने को मिलनी चाहिए, टर्न अराउंड बनता हुआ। पिछले 2 दिनों में हमें अर्ली सिग्नल्स भी देखने को मिले हैं कि एक टर्न अराउंड बन रहा है और यहाँ से फार्मा के अंदर अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो अच्छे रिटर्न्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो फार्मा सेक्टर में दाव लगाया जा सकता है जैसा कि सिद्धार्थ सर ने बताया। और अगर ऑटो में ही आपको दाव लगाना है तो कुछ सिलेक्टिव हैं, टाटा मोटर्स में आप दाव लगा सकते हो, या फिर हीरो मोटो में सर की एडवाइस है कि आप यहाँ पर अगर आप पैसा लगाना चाहें तो इन पैसा यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए सर, मार्केट से जुड़ी हम बात ड्यूरिंग द शो हम करते रहेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं सर। तो एक एक करके सर इनका सवाल लेते हैं और आपसे जानना चाहेंगे उनके आंसर्स। पहला जो सवाल है वो नैन्सी जी का है। नैन्सी जी प्राइम मेंबर है हमारी। ये पूछ रही है सर कि इनके पास प्राइम फोकस के स्टॉक्स हैं, 198 रुपीज़ की इनकी बाइंग है, और दूसरा है पैसा लो, इस पर 39 रुपीज़ की इनकी बाइंग है सर। दोनों में फिलहाल ये लॉस में चल रही हैं, नैन्सी जी ऐसा बोल रही हैं। और इसमें क्या ये एवरेज फिलहाल कर सकती हैं, या फिर एबी कैपिटल में और पैसा ये इन्वेस्ट कर सकती हैं? देखिए मैं एक-एक करके बताता हूँ। प्राइम फोकस की अगर हम बात करें तो इनकी खरीद का जो प्राइस है सिमरन जी, वो थोड़ा-सा ऊपर ज़रूर है। वहाँ ओके। से हमने एक नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक के अंदर आता हुआ देखा है। अब यहाँ से सबसे इमीडिएट जो लेवल स्टॉक के लिए ज़रूरी है वो 180 का है। इन्हें यहाँ पर ये देखना ज़रूरी होगा कि अगले कुछ दिनों में 180 के ऊपर, कल भी स्टॉक ने ट्राई किया था 180 से ऊपर निकलने का, बट नहीं निकल पाया था। अगर 180 अगले कुछ दिनों में, बहुत क्लियर है, अगले हफ्ते 10 दिन में 180 से ऊपर अगर ये स्टॉक निकल कर टिक जाता है तो फिर इन्हें स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर हमें प्राइम फोकस से इन्हें एग्जिट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। पहला तो प्राइम फोकस था।
सेकंड, अगर हम पैसा लो की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा इस स्टॉक में ऐसा कोई कंसर्न नहीं दिखाई देता है। क्या प्राइस बताया था आपने सिमरन जी इनकी परचेज का? सर इनका 39 रुपीज। 39 रुपीज। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा कंसर्न नहीं दिखाई देता है, क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ समय से एक अच्छे मोमेंटम में था। एक बड़ा ब्रेकआउट हमने कुछ एक बड़े लेवल से आता हुआ देखा था। लगभग 6 महीने से एक कंसोलिडेशन के अंदर काउंटर फंसा हुआ था, वहां से बाहर आया था 36 के ऊपर। जब ये निकला तो थोड़ा बहुत ये हम रिट्रेसमेंट या प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आती हुई जरूर देखी हमने 40 के आसपास से, बट ये फिर से कंटिन्यू हो जानी चाहिए। इसे डेफिनेटली इन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि पैसा लो में हमें पहले 41 का और फिर 44 तक के लेवल्स कुछ टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो पैसा लोगों को डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो इनका सवाल सर ये भी था कि क्या ये एबी कैपिटल को और ऐड कर सकती हैं? एबी कैपिटल की भी बात कर रही है सर ये। पहले पहले किस प्राइस पर सिमरन जी इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है? सर इन्होंने शायद इनकी पोजीशन नहीं है, ये पूछ रही है अच्छा, कि अगर ऐड करना चाहें तो एबी कैपिटल को क्या किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल एबी कैपिटल जो इन्होंने स्टॉक की बात की है, बिल्कुल अच्छा स्टॉक इन्होंने सेलेक्ट किया है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर भी है, वैल्यूएशन वाइज भी यहाँ पर एक कंफर्ट है और ब्रेकआउट भी बहुत बड़ा देखने को मिला है। तो मोमेंटम बिल्कुल आदित्य बिरला में यहाँ से अच्छा देखने को मिल सकता है। देखिए फ्रेश पोजीशन अगर आपको बनानी है तो एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा 290 के आसपास, 290 के आसपास। पर डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। बाजार का सपोर्ट अगर हमें मिल जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि इंडेक्स का सपोर्ट भी अगले कुछ दिनों में बाजार को मिल जाना चाहिए, तो फिर जी। डेफिनेटली आदित्य बिरला के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बट हाँ, क्योंकि स्टॉक अपने हाईस के आसपास में है, इसलिए एक स्टॉप लॉस हमें रखना जरूरी है। तो 290 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख के एक फ्रेश पोजीशन आप जरूर बना सकते हैं। ओके, तो नैन्सी जी, जैसा कि सिद्धार्थ सर ने बताया कि प्राइम फोकस अगर 180 से ऊपर जाता है तो आप इसको ज़रूर होल्ड करके रख सकते हैं। दूसरा पैसा लो जो आपकी बाइंग है 39 पर, उसमें सर की राय है कि 41 से और 44 के लेवल भी आते हुए आपको दिख सकते हैं। दूसरा जो आप एबी कैपिटल पूछ रही हैं, इसके लिए सर ने बताया कि स्टॉप लॉस आपको एक मेंटेन करके चलना होगा। 290 का, 290 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस एबी कैपिटल में आप मेंटेन करके चल सकती हैं। अगला सवाल है सर सिद्धार्थ नाथ जी का। सिद्धार्थ जी सर पूछ रहे हैं कि मैक्स हेल्थ, शैले इंजीनियरिंग और पैरादीप फॉस्फेट, क्या इनको ये बाय करना चाहते हैं? तो क्या इनको अभी बाय करना चाहिए ये तीनों स्टॉक्स? और ये शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म टारगेट भी जानना चाहते हैं सर। देखिए एक एक करके मैं बताता हूँ। पहले मैक्स हेल्थ केयर की बात की आपने, राइट? जी, जी। मैक्स हेल्थ केयर में देखिए सिमरन जी, मुझे लगता है कि इन्हें इंटरेस्ट शायद इस वजह से आ रहा होगा क्योंकि स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है, और जनरली हमें ऐसा होता है कि जब कोई स्टॉक लगातार गिर रहा होता है तो वो अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। बट ये बिल्कुल समय अट्रैक्टिव है या नहीं बाइंग करने के लिए, ये तब देखा जाएगा जब इसमें एक हमें टर्न अराउंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अभी 1070 के आसपास में चल रहा है इसका प्राइस। बट मैं कहूंगा कि एक अच्छा सिग्नल ये होगा कि अगर हम इसे 1100 से ऊपर अगले कुछ दिनों में निकलता हुआ देखते हैं, तो यहां से अच्छा हम 1100 से ऊपर निकलने पर इसे बाय करना होगा, क्योंकि वहां से इसके जो टर्न अराउंड के लिए, जिस टर्न अराउंड के लिए बाय करने की ये बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, उसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहां पर बाय करने के बजाय अगर हम 30 से 40 रुपए ऊपर भी स्टॉक को बाय करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा यहां पर एग्जैक्टली, क्योंकि इट विल बी लाइक ट्राइंग टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो अभी एक बार के लिए इसे अवॉइड करना और 1100 के लेवल को मार्क करना है। अगर उससे ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली उस टर्न अराउंड के लिए स्टॉक को बाय किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया था हमने आपने? शैले इंजीनियरिंग सर। एक SHAILY। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, राइट? जी। जी। इनमें इनकी पहले से पोजीशन है या फ्रेश पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं नहीं ये? सर, ये फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तीनों स्टॉक्स में। ठीक है। शैली इंजीनियरिंग में अभी के लिए अवॉइड की मेरी सलाह रहेगी। यहाँ पर देखिए सिमरन जी, ऊपर में स्टॉक ने हाई बनाया था 2660 के आसपास में, और वहां से एक बहुत शार्प करेक्शन हमने आती हुई देखी है ऊपर के लेवल से। एक अच्छा बेस जरूर है यहाँ पर 2100 के आसपास में, बट जिस तरह की गिरावट ऊपर से बनी है, जनरली ऐसी गिरावट कुछ समय के लिए सस्टेन कर जाती है, तो बहुत जल्दी रिकवरी हमें एक बार के लिए एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो एक बार शैली इंजीनियरिंग को अवॉइड किया जा सकता है। थर्ड ठीक है। स्टॉक कौन सा था? अगला था सर पैरादीप फॉस्फेट। पैरादीप फॉस्फेट्स। जी। जी, इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। यहाँ पर सिमरन जी देखिए पिछले कुछ जी। समय में अच्छा मूव बना है, अच्छा मोमेंटम भी बना था। 10% का मूव एक दिन में इस काउंटर ने दिखाया था।
बट ऐसे मोमेंटम जब किसी स्टॉक्स में बनते हैं, नीचे के लेवल से बनते हैं, तो वो एक बड़ा टर्न अराउंड सजेस्ट करते हैं। इसलिए पैरादीप फॉस्फेट्स, इसे बाय किया जा सकता है अभी 193 के आसपास में, राइट। जैसे ये 200 से ऊपर निकलता है तो एक अच्छा फर्दर बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो पैरादीप फॉस्फेट्स को डेफिनेटली यहाँ से बाय किया जा सकता है, इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। ओके, तो सिद्धार्थ जी, जैसा कि सर ने बताया कि मैक्स हेल्थ केयर जो आप पूछ रहे हैं, इसे अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 1100 के लेवल को क्रॉस करने दीजिए। उसके बाद अगर आप बाय करते हैं तो आपके लिए थोड़ा ये बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद जो शैली इंजीनियरिंग है, सर की जो एडवाइस है वो अवॉइड करने की सर ने यहाँ पर फिलहाल एडवाइस दी है शैली इंजीनियरिंग में। और पैरादीप फॉस्फेट बाय कर सकते हैं, लेकिन 200 से जब ऊपर निकलेगा तो इसमें एक बड़ा मूव यहाँ पर सर ने बताया कि देखने को मिल सकता है। अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ें तो अगला सवाल है पार्थनाथ जी का। पार्थनाथ जी पूछ रहे हैं कि विम्टा लैब्स, पेटीएम, यथार्थ, ये भी बाय करना चाहते हैं सर। ये भी इन तीनों के लेवल जानना चाहते हैं, किस लेवल पर बाय कर सकते हैं, और शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म टारगेट भी सर ये आपसे जानना चाह रहे हैं। ठीक है, विम्टा लैब्स देखिए एक अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर 700 के आसपास एक अच्छा बेस था। पिछले कुछ दिनों में ऊपर से स्टॉक जिस तरह से गिरा, काफी करेक्शन आता हुआ हमने देखा, एक फाइनली एक अच्छे बेस के आसपास से टर्न अराउंड बन रहा है। तो एक अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल्स के आसपास भी इन्होंने बात की है, स्टॉक को डिस्कस किया है, तो डेफिनेटली विम्टा लैब्स को बाय किया जा सकता है। कोशिश कीजिएगा कि 700 के आसपास में इसका स्टॉप लॉस रखें, 710 पर भी रख सकते हैं। और टारगेट्स जो है, हमें ये स्टॉक फिर से कुछ समय में मुझे लगता है कि 800 और 830, 830 वहां तक के लेवल्स दिखाता हुआ दिख सकता है। सेकंड स्टॉक आपने बात की पेटीएम की, राइट? जी सर। जी, पेटीएम में भी देखिए एक अच्छा मूव पिछले 2-3 सेशंस में हमने बनते हुए देखा है। लगातार गिरावट थी, लगभग 1300 के लेवल से ये स्टॉक सीधा 1100 के आसपास में आ गया। बट यहाँ पर सिमरन जी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 1100, इसके ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट भी हमने लास्ट मंथ आते हुए देखा था, 2 महीने पहले आते हुए देखा था, और इस बार फिर से 1100 से ही ये स्टॉक ने घूमना शुरू किया। तो एक अच्छा सिग्नल है, यहाँ पर भी पोजीशन बनाई जा सकती है। फिर से ये स्टॉक हमें 1240, 1260 तक के मूव्स दिखा सकता है, तो पेटीएम को भी बाय किया जा सकता है। थर्ड स्टॉक कौन सा था? थर्ड स्टॉक सर इनका है यथार्थ। यथार्थ हॉस्पिटल्स, राइट? जी जी सर। जी, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता है। ऊपर से स्टॉक ने जिस तरह से अभी अपने हाईएस्ट के आसपास में था, 820 के आसपास में, बट जहां जिस तरह का स्ट्रक्चर वहां से बना, एक अच्छा बेस था 770 पर, बट एक बड़े ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पर गिरावट बनती हुई देखी हमने 3-4 सेशंस पहले, सिमरन जी। और उसके बाद उस गिरावट के बाद भी कोई खास बाउंस बैक की अटेम्प्ट नहीं हुई स्टॉक की तरफ से। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि गिरावट इनफैक्ट बढ़ सकती है। अगर पोजीशन पहले भी इनकी है तो कोशिश कीजिए कि एग्जिट करने की, और फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो एक बार के लिए अवॉइड कीजिए। स्टॉक हमें 700 के नीचे जाता हुआ भी दिख सकता है। ओके, तो यथार्थ का स्ट्रक्चर फिलहाल ऐसा है कि स्टॉक 700 से नीचे भी जा सकता है। और विम्टा लैब्स पर सर ने बताया पार्थ जी की अच्छा स्टॉक है, बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको एक मेंटेन करना होगा 710 रुपये से 700 रुपये से 710 रुपये का। और इसमें उम्मीद है जल्द ही 800 से 830 रुपये के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और पेटीएम पर भी सर ने पॉजिटिव रिएक्ट किया है, तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी पार्थ जी बनाकर चल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है पुष्कल जी का। पुष्कल जी सर पूछ रहे हैं कि थॉमस कुक, इनके पास 160 रुपीज़ की बाइंग है इनकी। पीटीसी इंडिया 174 रुपीज़ की इनकी बाइंग है। इस पर ये सर आपका व्यू चाहते हैं, और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये धानी सर्विसेज और आईजीएल को शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है, थॉमस कुक में देखिए सिमरन जी, इनका जो 160 के आसपास शायद आपने बताया कि बाइंग का परचेज का प्राइस है, और लगभग वहीं के आसपास में स्टॉक चल रहा है। और इनफैक्ट कोइंसिडेंटली ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल भी इसके नजदीक ही है स्टॉक का। पिछले कुछ समय से ऊपर से गिरता आ रहा है, हो सकता है कि इन्होंने शायद पिछले 2-3 सेशंस में स्टॉक को बाय किया हो। यहाँ पर अगर इन्होंने अभी बाय किया हुआ है तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। एक दो सेशंस में हमें पता लग जाएगा कि किस तरफ ये स्टॉक बढ़ना चाहता है। अगर हमें यहाँ से एक बहुत अच्छा बेस है, स्टॉप लॉस इन्हें रखना है 155 पर। अगर यहाँ इसे 155 को मेंटेन नहीं कर पाता है सस्टेन, तो फिर डेफिनेटली हमें ये जो गिरावट पिछले कुछ समय से आती हुई दिखी है वो और गहराती हुई दिखेगी। तो हमें 155 का स्टॉप लॉस रखना है।
अगर ऑन दी अदर हैंड यहाँ से एक अच्छा थोड़ा सा ऊपर मूव हमें दिख जाता है, 165 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख जाता है, इतना सपोर्ट मिल जाता है, तो फिर से 180 तक का मूव देखने को मिल जाएगा। तो बहुत क्रूशियल लेवल के आसपास में स्टॉक, अगले कुछ दिन के लिए इसके मूव्स के ऊपर हमें नजर रखनी है और 155 पर स्टॉप लॉस रखना है। ओके सेकंड स्टॉक कौन सा था सिमरन जी? सर जो सेकंड स्टॉक के पूछे हैं वो है पीटीसी इंडिया, 174 रुपीज की इनकी बाइंग है सर। जस्ट 174 रुपीज की। जी देखिए इसमें भी बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिख रहा है। इन्हें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। पिछले 2-3 सेशंस में एक टर्न अराउंड का अटेम्प्ट जरूर हुआ है, बट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर आता हुआ नहीं दिखा सिमरन जी। एक लगातार कमजोरी के बाद जब हमें एक टर्न अराउंड देखना होता है, एक स्ट्रॉक, तो एक स्ट्रॉन्ग मूव की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ताकि जो पोजीशंस जो लोग शॉर्ट कर रहे थे या एग्जिट कर रहे थे वो एक तरह से ट्रैप हो जाए। इस वजह से यहाँ पर भी ये देखना जरूरी होगा, हमें स्टॉप लॉस इस स्टॉक के अंदर लगाना है 164 से नीचे का। और अगर हमें कुछ दिनों में 170 से ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिख जाता है, टू बी स्पेसिफिक 173 174 तक जाता हुआ दिख जाता है, तो फिर एक क्विक मूव हमें 200 की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो ये दो लेवल्स हैं, इनके ऊपर नजर रखनी है। अगले कुछ दिनों में पीटीसी इंडिया के लिए भी बहुत अहम मूव्स बन सकते हैं। ओके सर, इनकी सर ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या ये धानी सर्विसेज और आईजीएल को शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं? धानी सर्विसेज, जी धानी सर्विसेज देखिए काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग मूव हमें देखने को नहीं मिला। अगर इन्हें इस स्टॉक में इंटरेस्ट भी है तो मैं इन्हें एक लेवल बताता हूं, अगर उससे ऊपर हमें ये निकलता हुआ दिखता है तो फिर आप बाय कर सकते हैं। अभी से अच्छा होगा, अभी 63 के आसपास में, 62 80 के आसपास में प्राइस चल रहा है। अगर आपको ये 67 से ऊपर निकलता हुआ दिखता है, 67 से, तो फिर उसके बाद आप इस स्टॉक को बाय कीजिए, क्योंकि फिर एक क्विक मूव टुवर्ड्स 80 और 85 हमें देखने को मिल जाएगी। और हमें, और उसकी प्रोबेबिलिटी की कि ये मूव जल्दी आएगा, ये प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी अगर हम 67 के ऊपर इस स्टॉक को बाय करते हैं। तो धानी सर्विसेज को 67 के लेवल को हमें मार्क कर लेना है, अलर्ट लगा लेना है। उससे ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हम इससे बाय कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक आईजीएल था, राइट? आईजीएल जी जी देखिए, आईजीएल के अंदर एक अच्छा मूव बन रहा है नीचे से। पिछले 2-3 सेशंस में एक अच्छा सपोर्ट मिला है, टर्न अराउंड भी बना है। कल इनफैक्ट स्टॉक पहले नेगेटिव था, टुवर्ड्स द क्लोजिंग नीचे से उठता हुआ आया है। देखने में ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मूव है। कल कोई बहुत बड़ा मूव नंबर्स में नहीं देखने को मिलेगा आपको, बट लोज से स्टॉक ने जिस तरह से बाउंस बैक किया, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बड़े आराम से 225 तक के लेवल्स भी स्टॉक दिखा सकता है। तो आईजीएल को डेफिनेटली यहां से बाय किया जा सकता है। हमें स्टॉप लॉस पर नजर रखनी होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा आपको 202 रुपए पर। ओके ठीक है सर। तो पुष्कर जी, आपने सर की एडवाइस सुन ली। सर ने बताया कि थॉमस कुक जो आपके पास है, अगर वो 165 तक जाता है तो आपको 180 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन आपको उसमें एक स्टॉप लॉस सर ने रेकमेंड किया है 155 रुपीज़ का, वो आपको एक मेंटेन करके चलना होगा। पीटीसी इंडिया के लिए भी स्टॉप लॉस 164 तक सर ने यहाँ पर एडवाइस की है। और अगर ये 173 तक जाता है तो उसमें क्विक मूव होगा, 200 रुपये तक का ये जाता हुआ नजर आएगा। बाकी जो आपने पूछा कि धानी और आईजीएल में क्या भी पैसा लगाया जा सकता है, अगर 67 से ऊपर धानी जाता है तो वहां पर आप बाय कर सकते हैं। क्विक मूव 80 टू 85 रुपीज़ का यहाँ पर आ सकता है। और आईजीएल को आप इस लेवल पर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस एक सर ने एडवाइस की है 202 रुपये का, आपको यहाँ पर एक लेकर चलना होगा। तो अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है माला दास जी का। ये सर पूछ रहे हैं कि इनके पास चोला फाइनेंस के 50 शेयर्स हैं, 156 रुपीज़ की इनकी बाइंग है। और दूसरा एनटीपीसी के 100 शेयर्स हैं इनके पास, 330 रुपीज़ की बाइंग है। अभी पूछ रहे हैं कि ये होल्ड करें या फिर बेचकर निकल जाएं सर। जी चोला फाइनेंस, जी चोला फाइनेंस कौन से वाला बताया आपने? सर यहाँ पर माला दास जी ने भी सिर्फ चोला फाइनेंस का ही यहाँ पर नाम लिखा हुआ। मैं एक बारी देखिए इसका प्राइस अभी 1570 के आसपास में चल रहा है, तो हम जी लिटिल जी कंफ्यूज 57 वाला चोला, ये कौन सा स्टॉक की बात कर रहे हैं? अगर आप मुझे फिर से अगर एग्जैक्टली टिकर बता सकें ये इसका स्टॉक हाँ का। एक सेकंड सर। ये
मालादास जी, जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं, आपने चोला फाइनेंस लिखा है, तो मेरे हिसाब से आप चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो सर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर शायद ये जिक्र कर रहे हैं। जी, आई थिंक इनका जो परचेज का प्राइस होगा वो भी 1560 के आसपास में हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल। 1570 के आसपास में स्टॉक चल रहा है। माला जी, अगर जी, आप देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट भी हम करेंगे कि आप एक बार क्लियर कर दीजिए कि आपके पास कौन सा स्टॉक है चोला फाइनेंस का। एक बार यहाँ पर नाम क्लियर कर देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से सर यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। तब तक सर आप एनटीपीसी पर हम बात कर लेते हैं। एनटीपीसी का आप एक बार बता दीजिए सर। जी बिल्कुल। जी देखिए सिमरन जी, हमने एनटीपीसी में पिछले 2-3 सेशंस में कंसोलिडेशन बनते हुए देखी है, बट ये कंसोलिडेशन एक बड़े अहम लेवल के आसपास में हो रही है, जो कि है 340 का। स्टॉक एक अच्छी बात ये है कि इससे ऊपर टिक पा रहा है। पावर स्पेस के अंदर मुझे वैसे भी लगता है कि स्टॉक्स के स्ट्रक्चर जो है पिछले कुछ समय में अच्छे बन रहे हैं। इस स्टॉक ने भी नीचे से एक अच्छा मूव पिछले कुछ दिनों में दिखाया था, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 340 से ऊपर टिका हुआ है, मोमेंटम अच्छा है। अगर इन्होंने 333 पर बाय किया हुआ, राइट? जी सर। जी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्हें 333 पर बाय किया हुआ है तो इन्हें स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट के आसपास में ले आना चाहिए, 330 पर ले आना चाहिए और बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर हमें पहले 355 और फिर 360, ये दो लेवल्स हैं। यहां तक ये स्टॉक बड़ी तेजी से अगले कुछ दिनों में जाता हुआ दिख सकता है। ओके, 360। तो माला जी, एनटीपीसी में सर ने जैसा कि बताया कि एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पर एक 330 रुपीज़ का लेकर चल सकते हैं। पहला लेवल 355 रुपीज़ का, उसके बाद 360 रुपीज़ का यहाँ पर आपको एक लेवल आता हुआ भी नजर आ सकता है। और आपसे रिक्वेस्ट भी हमने की कि आप जो पहला आपका शेयर था चोला फाइनेंस, इसको एक बार आप दोबारा लिखें तो हम ज़्यादा आपको अच्छे से जवाब सर यहाँ पर दे पाएंगे। तब तक अगले सवाल की तरफ सर बढ़ते हैं। लेकिन सर अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले एक एनटीपीसी पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके फंडामेंटल सर आपको कैसे नजर आ रहे हैं? कि मुझे अच्छे दिखाई देते हैं। यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट है। पिछले कुछ जी समय में स्टॉक जिस तरह से गिरा, उसके बाद स्टॉक के प्राइस काफी अच्छे लेवल्स पर आकर खड़े हो गए हैं। पिछले 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर कोई ज्यादा मूव्स भी नहीं बने हैं सिमरन जी। तो यहाँ से ऊपर से ये एक हैवी वेट काउंटर भी है, तो यहाँ से जिस तरह से इंडेक्स पोजीशनड है, बहुत अच्छा समय है एनटीपीसी जैसे हैवी वेट्स के अंदर पोजीशन बनाने का, क्योंकि काफी फेयरली वैल्यूड भी दिखाई देता है काउंटर यहाँ से। ओके, ठीक है सर। अगले सवाल हम सर लेते हैं। विपन शर्मा जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 200 शेयर हैं एटीजीएल के, 640 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है सर। अब ये अगले 6 महीने का नज़रिया इनका है। 6 महीने के लिए सर आपसे एडवाइस चाहते हैं ये। देखिए काफी वॉलेटाइल स्टॉक है। पिछले 2-3 सेशंस में हमने बड़े मूव्स बनते हुए देखे हैं। एक दिन स्टॉक के अंदर 20% का अप मूव दिखा और अगले 2-3 सेशंस में वो पूरा का पूरा बाजार ने ऊपर के लेवल से गिरावट दिखाकर उसका इफेक्ट खत्म कर दिया। अडानी टोटल गैस की हम बात कर रहे हैं, राइट? तो जी 640 के आसपास इन्होंने बाय किया है, तो बहुत अहम होगा कि आप इसके अंदर स्टॉप लॉस रखें। वैसे इससे बाय करने का सही लेवल जो था, वो यहाँ से जो सही लेवल है, एक अच्छा मूव हमें बनता हुआ दिखेगा जब 650 के ऊपर निकल कर ये स्टॉक टिक जाता है। बट आपने यहाँ पर बाय किया हुआ है, तो आप इसमें एक स्टॉप लॉस रखिए। एक अहम लेवल है 615 का। 615 पर आप स्टॉप लॉस रखिए। अगर बाजार उससे नीचे जाता है तो फिर आप इससे एग्जिट कीजिएगा। अगर उससे ऊपर बना हुआ है और 640 से 650 से ऊपर निकल कर ये स्टॉक टिक जाता है, तो फिर से हमें 690 695 तक का मूव भी यहाँ पर बनते हुए दिख सकता है। बट क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक है, तो स्टॉप लॉस हमें जरूर मेंटेन करना है। जी, बिल्कुल। स्टॉप लॉस यहाँ पर सर ने विपन जी बताया है 615 रुपीज़ का, 615 रुपये का। क्योंकि आपके पास है, लेकिन अगर कोई फ्रेश एंट्री इसमें करना चाहता है तो वो 650 के लेवल को एक बार क्रॉस होने का इंतजार करे, उसके बाद ही एटीजीएल में फ्रेश एंट्री करने की यहाँ पर सर की सलाह रहेगी। अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़े तो इन्वेस्टर्स मनी इनका यूट्यूब हैंडल है। ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास 200 शेयर्स हैं शेयर इंडिया के, 294 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है सर। शेयर इंडिया, राइट? जी जी 294। जी सर। जी, अभी स्टॉक का प्राइस तकरीबन 140 रुपए के आसपास में मुझे दिख रहा है। पिछले कुछ समय में काफी तेजी से ऊपर के लेवल से स्टॉक के अंदर गिरावट आई है। तो देखिए ज्यादा कुछ तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब
इतने ऊपर के एवरेज की हमने बाय किया हुआ है, तो इस यहाँ पर सेल करना भी कोई अच्छा नहीं होगा। बट मैं आपको छोटे पीरियड का इसका कुछ व्यू बताता हूँ। देखिए, जी स्टॉक पिछले 2 सेशंस में थोड़ी रिकवरी की कोशिश जरूर की है, बट एक फुल फ्लेज रिकवरी हमें देखने को मिलेगी जब 150 से ऊपर निकलकर कुछ दिन के लिए स्टॉक टिक जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल सीधा अगर 150 से ऊपर टिक जाता है तो 200 का बनेगा, वहां तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। फिर हमें ये देखना होगा कि 200 से ऊपर ये स्टॉक टिक पाता है या नहीं, और अगर वो हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें इनकी परचेज प्राइस के आसपास भी ये स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। बट यहाँ पर लेवल टू लेवल हमें नजर रखनी होगी, क्योंकि काफी दूर है हमारे प्राइस से। अभी के लिए 150 के लेवल पर नजर रखनी है। 150 के लेवल से ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो थोड़ा सा एवरेज किया जा सकता है ऊपर के लेवल्स पर, क्योंकि इनकी खरीद है तो उसका 20% यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं, ताकि हमें 200 तक का अगर मूव देखने को मिलता है तो उसके हमें डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिल सके। ओके। अगला सवाल सर हम लेते हैं, प्रकाश भिड़े जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास 200 शेयर्स हैं आर्चियन केमिकल के, 730 रुपीज पे इनकी बाइंग है सर, मीडियम टर्म के लिए आपका व्यू चाहते हैं सर। 730 पर, राइट? जी 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 बिल्कुल, देखिए एक बड़ा अहम लेवल है इस स्टॉक के लिए। काफी समय से वहां रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है 700 का। कल भी हमने यही देखा कि वहां से ये स्टॉक लगभग गिरता हुआ हमें दिखा और एक रिजेक्शन फेस किया वहां पर। तो अगले कुछ समय में हमें ये देखना है कि ये 700 से ऊपर टिक पाता है या नहीं। तो बड़ा सिंपल है, आप कुछ समय नजर रखिए, एक वीक यहाँ से देखिए। अगर ये स्टॉक 700 से ऊपर निकल जाता है फिर एक बहुत तेजी से हमें रनअप देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सिर्फ कुछ ही सेशंस में 760 और 780 तक के मूव हमें ये दिखा दे। बट इन केस ये 700 से ऊपर नहीं निकल पाता है तो फिर हमें कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके लिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस बताता हूं। आपको स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए 655 पर। अगर आपने ये बाय किया हुआ है तो 655 पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अभी के प्राइस से अगर मैं से कंपेयर करूं, और 700 से ऊपर अगर ये टिक जाता है तो फिर हमारे टारगेट्स जो होंगे, पहला टारगेट आपको रखना होगा जैसा कि मैं बता रहा था 780 का, 780 का। अगर वो भी निकल जाता है तो स्टॉक के जो हाईज हैं लगभग 830 के आसपास मैं देख रहा हूं, वहां तक भी हमें जाता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है। ओके। तो प्रकाश जी आपको 655 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा, जैसा कि सर ने रेकमेंड किया है। और अगर 700 से ऊपर जाता है तो 780 तक के यहाँ पर लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद 830 तक भी ये शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है। अगले सवाल की तरफ सर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल एमके जी का है, प्राइम मेंबर है, ये पूछ रहे हैं कि तिलक नगर इंडस्ट्री, इनके पास 487 रुपीज की इनकी बाइंग है सर, अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करें, नियर टर्म टारगेट क्या हो सकता है सर, ये भी जानना चाहते हैं। तिलक नगर अच्छा दिखाई देता है सिमरन जी। कल भी एक अच्छा मूव दिखा, पिछले कुछ समय में थोड़ी गिरावट जरूर थी बट एक अच्छा बेस था 450 के आसपास में। वहां से ही कोइंसिडेंटली एक बड़ा हमने टर्न अराउंड बनते हुए देखा है। तो डेफिनेटली इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की जरूर है, बट वो लेवल्स हमें अगले कुछ दिनों में आते हुए दिख जाने चाहिए। इनफैक्ट अगर ये इनकी जो खरीद है 487 488 वहीं के आसपास एक अहम लेवल भी है, उससे ऊपर ये स्टॉक अगर निकल जाएगा तो फिर हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 515 एंड 520। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का मूव हमने कल देखा है उस मोमेंटम में फिर से ये स्टॉक 500 520 की तरफ हमें जाता हुआ दिख सकता है। ओके। तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज 488 के ऊपर निकला तो 500 से 530 के लेवल भी एमकेजी यहाँ पर ही दिखा सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास जितने शेयर हैं आप उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाकर यहाँ पर चल सकते हैं। अर्श गुराया जी, इनका सर सवाल है कि इंडियन होटल्स में क्या करना चाहिए इस वक्त इनको। इंडियन होटल्स, बिल्कुल। जी इनकी खरीद का क्या प्राइस है सिमरन जी? सर इन्होंने खरीद प्राइस मेंशन नहीं किया, ये सिर्फ आपका व्यू जानना चाह रहे हैं कि इंडियन होटल्स में क्या करना चाहिए। इनके पास शायद शेयर्स हैं लेकिन इन्होंने बाइंग प्राइस शेयर नहीं किया हमारे साथ। ठीक है। देखिए पिछले कुछ समय में बड़ी तेजी से ऊपर के लेवल से हमने स्टॉक में गिरावट आती हुई देखी है। जिस तरह से बाजार का सेंटीमेंट पिछले कुछ दिनों में खराब हुआ तो उसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक में भी आता हुआ दिखा। यहाँ पर मैं आपको कुछ लेवल्स बताता हूँ। देखिए 735 एक ऐसा लेवल है, अगर उसके ऊपर ये काउंटर निकलता है, 735 के ऊपर निकलकर टिकता है तो फिर हम कह सकते हैं कि उस गिरावट का असर खत्म होना शुरू हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड बनता हुआ दिख सकता है। और जो कुछ दिन पहले ये 790 800 के आसपास ट्रेड करता था उसके बाद हमें फिर से जाता हुआ दिख सकता है। बट 735 इज वन लेवल व्हिच वी हैव टू वॉच आउट फॉर इन नेक्स्ट फ्यू डेज।
एक सवाल सर महेश कुमार जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने टाटा इन्वेस्टमेंट के इनके पास 100 शेयर हैं इस वक़्त। शायद इन्होंने बाइंग प्राइस जो है वो गलत लिख दिया है यहाँ पर, मेरे को लग रहा है शायद 10,000 रुपए लिखना चाह रहे होंगे। ये पूछ रहे हैं कि अभी इसमें क्या करना चाहिए टाटा इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि पिछले अगर हम 1 महीने से देखें तो स्टॉक का अच्छा खासा रिटर्न भी रहा है, 50% के आसपास का 1 महीने में रिटर्न दे चुका है, शेयर भाग चुका है। पिछले 5 दिन में भी 20% तक शेयर ये चलता हुआ नजर आया। तो सर टाटा इन्वेस्टमेंट पर आपका क्या नजरिया रहेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सिमरन जी। देखिए जो टाटा कैपिटल के आईपीओ की वजह से मेजरली पिछले कुछ दिनों में बड़े मूव्स हमने देखने को मिले हैं, बट यहाँ से देखिए जिस तरह का मूव हमने बनते हुए देखा उसमें कल बहुत अहम था कि अपने हाई से ये स्टॉक गिरा भी। पहले जी। बहुत ऊपर था लगभग 11,700 11,800 के आसपास में, और वहां से शार्प करेक्शन के साथ हमें ये नीचे 10,000 के आसपास आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर इसे फ्रेश बाय करना सजेस्टेबल नहीं होगा। अगर पहले से बाय किया हुआ है तो डेफिनेटली उसे होल्ड कर सकते हैं। नीचे आप स्टॉप लॉस, अगर काफी नीचे की खरीद आपकी, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। अभी 9500 के आसपास में आप स्टॉप लॉस रखिए। फ्रेश पोजीशन सजेस्टेबल नहीं होगी, क्योंकि ऊपर में यहाँ से अगर हम फ्रेश रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनेंगे। ओके। तो सर आप आईपीओ वगैरह भी ट्रैक करते हैं सर? जी आईपीओ वगैरह भी सर आप ट्रैक करते हैं? नहीं, इन दिनों मैंने फ्रेश आईपीओ को बहुत ज्यादा अच्छे से गहराई से एनालाइज नहीं किया। जी ओके। सर। वैसे सर अगर मैं टाटा कैपिटल आईपीओ क्योंकि मंडे से ओपन हो रहा है, अगर इस पर आपका कोई व्यू जानना चाहें हमारे व्यूअर्स, तो क्या आपको लगता है कि टाटा कैपिटल के आईपीओ में दाव लगाना चाहिए? जी, टाटा कैपिटल के आईपीओ में डेफिनेटली दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी कम ऐसा होता है सिमरन जी कि एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटहुड वाली कंपनी एक अच्छे वैल्यूएशन के साथ लिस्ट होती हुई दिखती है। एक बड़ा ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, और आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो प्रीमियम्स तो हमें नेसेसरीली बहुत बड़े प्रीमियम्स तो एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, बट डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ टाटा कैपिटल के आईपीओ के अंदर पैसा लगाया जा सकता है। ओके। तो सर मैं एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आईपीओज़ आ रहे हैं, अगर अगस्त महीने में ही 40 से ज़्यादा आईपीओज़ आए हैं, और अगर हम नेक्स्ट वीक ही देखें तो मंडे टू फ्राइडे वाला जो वीक है, इसमें करीब-करीब 5 आईपीओ आ रहे हैं और 28,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो रकम है ये जुटाने की प्लानिंग है। तो सर जिस तेज़ी से या जितने बड़े नंबर्स में ये आईपीओज़ आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये बाज़ार को एक अच्छा खासा ट्रिगर दे सकते हैं या बाज़ार को एक मेंटेन करके एक चल सकते हैं? जी, नॉट नेसेसरीली। मुझे लगता है कि ये अदरवाइज़ इम्पैक्ट इसका ज़्यादा आता है सिमरन जी, कि बाज़ार अगर अच्छी तरह से चल रहा हो तो उसका इम्पैक्ट हमें आईपीओज़ के ऊपर ज़्यादा दिखाई देता है, मोर दैन द अदर वे अराउंड, कि आईपीओज़ की वजह से बाज़ार चलता हो, क्योंकि बाज़ार के पास इस समय काफ़ी बड़े-बड़े दूसरे ट्रिगर्स हैं जो बाज़ार जी। के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि कल भी हमने इज़राइल-गाज़ा वॉर के ऊपर आज सुबह ही इनफैक्ट एक नया अपडेट भी आता हुआ देखा। तो ऐसे अपडेट्स बाज़ार के आने वाले दिनों में ज़्यादा लीड कर सकते हैं। और आईपीओज़ के ऊपर, आईपीओज़ को इनफैक्ट ऐसे मूव्स, जो बाजार का मोमेंटम जैसे-जैसे अच्छा होगा, तो आईपीओज़ के अंदर हमें ज़्यादा अच्छे प्रीमियम्स मिलना, ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग्स मिलना और ज़्यादा अच्छे सब्सक्रिप्शंस मिलना भी, ये सब होता हुआ डेफिनिटली दिख सकता है। तो अच्छे रिस्पॉन्सेज़ आईपीओज़ को अगले कुछ दिनों में, जो इतने सारे आईपीओज़ आने वाले हैं, जी, वो जी। उनमें हमें देखने को मिल सकता है। जी। तो सर एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। सवाल ये है कि सर जिस तरीके से हमने अभी इज़राइल गाज़ा वॉर की बात करी, यूएस प्रेसिडेंट ने वॉर रोकने के लिए कहा है। दूसरी तरफ जो पुतिन है वो भी दिसंबर में उनकी भारत आने की यहाँ पर खबरें आ रही हैं। तो ये जो खबरें हैं सर, ये किस तरीके का इम्पैक्ट डालती हैं बाज़ार पर, या हम भारतीय इकोनॉमी की अगर बात करें तो भारतीय इकोनॉमी पर किस तरीके से असर डालती हैं? और यूएस इंडिया की डील की भी हमने शुरुआत में ज़िक्र किया था। अगर ये डील, अभी तक तो डील की कोई ऐसी जानकारी है नहीं कि डील हो भी रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन बातचीत लगातार जारी है। तो यूएस इंडिया डील और जो पुतिन इंडिया विज़िट करने वाले हैं, सर इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? और भारतीय बाज़ार के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या क्या एक बड़ा कदम हो सकता है ये? जी देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें सिमरन जी। पहला, पुतिन की जो इंडिया विज़िट है, उसके ऊपर थोड़ी अनसर्टेनिटी हम बनते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पुतिन की इंडिया विज़िट के ऊपर हमें कुछ अनसर्टेन ट्रम्प ट्वीट्स देखने को मिल जाएँ, या इस तरह के रिएक्शन आते हुए दिख जाएँ। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर बाज़ार सडनली रिएक्ट भी कर सकता है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव्स
यूएस की तरफ से इस वजह से लिए जाते हैं कि रशिया की प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करते हैं, और तो उसके अंदर काफी अनसर्टेनिटी है कि वहां से कुछ अच्छे आउटकम्स भी आ सकते हैं और बुरे आउटकम्स भी देखने को मिल सकते हैं। काफी अनसर्टेनिटी उसको लेकर होगी। यहाँ जहां तक कि इजराइल गाजा युद्ध के थोड़ा सा शांत होने की या कुछ समय के लिए ही चाहे कुछ अग्रीमेंट बनने की, पॉज मिलने की बात है, वो डेफिनेटली बाजार के लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि बाजार इसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा था कि इस वॉर के ऊपर ज्यादा लोगों की नजर नहीं थी कि ये भी शांत हो सकता है। ज्यादातर लोगों की नजर रशिया यूक्रेन की तरफ ही है, बट यहाँ पर जो ये एक अचानक से एक पॉजिटिव आउटकम निकलता हुआ हमने देखा है, एक अग्रीमेंट, छोटा मोटा अग्रीमेंट जो हमास और इनके बीच में बना है, इसराइल के बीच में, उसका डेफिनेटली हमें कमोडिटीज में और स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए सिद्धार्थ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला मनी 9 के लिए, मनी 9 के व्यूअर्स के लिए। सर जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहें? जी बिल्कुल, जो भी हमने स्टॉक्स इनमें यहाँ पर डिस्कस किए सिमरन जी, इनमें से कोई भी स्टॉक मैं या मेरी फर्म के अंदर हमें किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट या ऐसा कोई इन स्टॉक्स के अंदर नहीं है, तो जी। ओके, तो सिद्धार्थ सर बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना टाइम देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्दी से जल्दी फिर से मुलाकात होगी और हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा समय का अभाव है सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सिमरन जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। तो ये थे सिद्धार्थ राय सर, जिन्होंने बाजार का आउटलुक समझाया कि आने वाले समय में बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है। जो कंजम्पशन बूस्ट का एक मोटिव था सरकार का, जीएसटी रिफॉर्म किया गया, वो किस तरीके से एक भारतीय इकोनॉमी को, भारतीय बाजार को रफ्तार दे सकता है। और आने वाले समय में अगर इंडिया यूएस डील होती है, पुतिन विजिट करते हैं, तो ये भी एक बाजार के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर होने वाली है। तो प्राइम मेंबर्स के हमने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का भी यहाँ पर जवाब देने की कोशिश की है। जो सवाल इस कार्यक्रम में छूट गए हो, हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले कार्यक्रम में उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।